अगला हमारा चैप्टर है जल। ठीक है, अब देखिए जल चक्र। चक्र का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो चक्र मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से कोई आदमी उठा और फिर यहीं गोल गोल घूम के फिर यहीं आ गया तो क्या चक्र चल रहा है ना। तो जल चक्र यानी जब जल एक चीज़ से मतलब वो बरस रहा है, फिर संघनित हो रहा है, फिर वर्षा कर रहा है, फिर वाष्पीकरण हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जल चक्र हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका क्या दिया हुआ कि जिस प्रकार से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों एवं धरती के बीच चक्कर लगा रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा महासागर में लवण होता है, तो पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा लवण कहाँ होता है, महासागर एवं समुद्र में। और कौन सा नमक होता है, तो सोडियम क्लोराइड। महासागरों एवं समुद्री में कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, खाना बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए वाष्पीकरण कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये है एक जल का क्षेत्र, और यहाँ से जब पानी होता है टेम्परेचर के कारण वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होने के कारण यहाँ बादलों में संघनित होते हैं, एक बादल दूसरे से टकराते हैं, और ये जब टकराने की क्रिया होती है तो वर्षा के रूप में क्या होता है, फिर से वही नदी क्षेत्र में आकर गिर जाते हैं। तो पूरा वर्षा का चक्र है, और यही जब चक्र चलते रहता है तो इसे जल चक्र कहते हैं, या वर्षा चक्र भी कह लीजिए आप। अभी कुछ इंपॉर्टेंट झील वगैरह के नाम दिए हुए, तो ये सब हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर कुल सतह का कितना भाग है जल से, तो 3/4 जल है, यानी लगभग 71% है ना। एक और एग्जाम में पूछेगा कि लवणता कितना ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है, तो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। और महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो 35,000 प्रति ग्राम। सबसे ज़्यादा जल कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा महासागर में जल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद कहाँ होता है, तो बर्फ छत्रक में होता है। उसके बाद भूमिगत जल में। तो 3 याद रखिएगा। पूछ सकता है कि जल का वितरण का क्रम बताए, तो महासागर, बर्फ छत्रक और भूमिगत जल। और सबसे कम कहाँ होता है जल, तो नदियों में होता है 0.01%। ये 4 यहाँ से याद रखिएगा। आपको पता है कि महासागरीय जल हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है, मतलब धीरे धीरे चलते रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब पूछेगा एग्जाम में कि महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, स्थिर रहता है, या कोई नहीं रहता, या एक से अधिक रहता है। तो महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि समुद्र की तरंगे जब तेज पवन होती है, तो अगर तेज होती है तो हाँ, जितनी तेज पवन होगी उतनी ही तेज समुद्री तरंग होगी। ठीक है। और ये क्या होता है, हमेशा उठता गिरता रहता है। ये सब जो तरंग है कभी ऐसे आएगा फिर गिरेगा। फोटो देखिए समझ जाइए आप। देख रहे हैं ना, यहाँ से गिर रहा है फिर उठ रहा है, फिर ये गिर रहा है फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है उठ रहा है। एग्जाम में पूछेगा कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी किस भाषा का एक शब्द है, जापानी भाषा का। और इसका अर्थ क्या है, पोताश्रय तरंग। क्यों, क्योंकि इसमें पोताश्रय नष्ट हो जाता है। पोताश्रय मतलब कोई क्षेत्र नष्ट हो जाता है। सुनामी मैंने बता दिया क्या होता है। अब ये देखिए कि अब तक सबसे विशाल सुनामी कितना मीटर मापा गया है, 150 मीटर। अब ये पूछा है कि भारत में सुनामी कब आई थी, 2004 में। कहाँ पे आई थी, तो अंडमान और निकोबार द्वीप में। और कौन सा पॉइंट डूब गया था, तो इंदिरा पॉइंट डूब गया था। भारत में सुनामी कब आई, 2004 में। कहाँ आई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा पॉइंट डूबा, इंदिरा पॉइंट। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो 26 दिसंबर 2004 को आई। ठीक है। और इसकी तीव्रता कितनी थी, 9 0। मैंने बताया कि 7 से अधिक होता है तो वो तबाही लाता है।
और एक और याद रखिए कि भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट भी नीचे धंस गई थी। पूछेगा कि 2004 में सुनामी आई तो उसे कौन कौन सी प्लेट धंस गई थी, तो भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो जब दिन में 2 बार जब महासागरीय जल का उठना एवं गिरना होता है, तो महासागरीय जल का उठना गिरना क्या होता है, महासागरीय तरंग होता है ना, वो तरंगे उठते हैं गिरते, तो ये जब 2 बार गिरेगा उठेगा तो वो ज्वार भाटा होगा। ठीक है। और ये क्यों आते हैं, क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण की गति होती है, तो इसलिए ज्वार भाटा आते हैं। अब पूछेगा एग्जाम में कि किस समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक स्थान पे होते हैं, तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के समय। ठीक है। और सबसे ज्यादा ज्वार कब उठते हैं, तो इसी समय में उठते हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछा है कि ज्वार भाटा कहते किसे, तो हमने बताया कि जब 2 बार तरंगे उठते नीचे, और किस कारण पृथ्वी के सतह पे आते हैं, तो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। और सबसे ऊंचा ज्वार कब उठते हैं, तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी कब एक सीधे लाइन में होते हैं, तो वो होते हैं अमावस्या एवं पूर्णिमा के समय। अब एग्जाम में पूछेगा कि नाव संचालन यानी नाव चलाने के लिए कौन सा ज्वार मदद करता है, तो उच्च ज्वार जब होगा तो नाव संचालन के लिए। जैसे जब ये समुद्र है तो जब उठेगा तो जितना ही तेज होगा ना, जितना तेज उठेगा गिरेगा उतना लिए नाव संचालक के लिए, नौवाहक के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और उच्च ज्वार ही मछली पकड़ने के लिए सहायक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब समुद्र उठेगा लहर, तो लहर उठने के बाद जब लहर उठेगा तो यहाँ पे पकड़ना आसानी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब गिर जाएगा तो फिर पकड़ नहीं सकते। तो उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए आसानी है, और उच्च ज्वार ही नौ संचालन के लिए आसानी करता है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि गर्म महासागरीय धाराएं जो क्या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। हमने बताया यहाँ पे गर्म होगा और ये धीरे धीरे ऊपर जाए, गर्म से ठंडा। ऐसे भी याद ना हो तो याद रखें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ होता है, तो इसलिए यहाँ पे गर्म जलधारा ही होगी। और सबसे कम होता है ध्रुवीय पोल के पास, नॉर्थ पोल है ये, तो सबसे कम कहाँ होगी, यहाँ पे। तो गर्म कहाँ होगी, ध्रुवीय विषुवत रेखा से लेकर ध्रुव की ओर। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि गर्म जलधाराएं कहाँ से कहाँ तक होती है, तो भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और ठंडी धाराएं क्या होगी, इसके ऊपर विपरीत हो जाएगी, ये ध्रुवों से उठती है और विषुवत रेखाओं की ओर आती है। दैट्स इट। अब ये जो है ये सारा जो चीज़, तो इसमें सब फैक्ट भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अलग वीडियो में देखें, बट एक चीज़ याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि मत्स्य क्षेत्र यानी मछली पालने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन है, तो जहाँ पे गर्म एवं ठंडा जलधारा दोनों का मिलन होगा। जैसे यहाँ पे गर्म है और यहाँ पे ठंडा है ना, ठंडा। तो जब दोनों एक साथ मिलन वाला जहाँ स्थान होगा तो वो मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है। क्या, जिस जगह पर ठंड एवं गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है वो मत्स्य क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी होती है। वो कौन कौन से क्षेत्र है, तो जैसे जापान के आसपास या अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास। तो एग्जाम में पूछेगा कि जापान के आसपास के क्षेत्र किस लिए महत्वपूर्ण है, तो वो मछली पकड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं आपस में आकर मिलती है। इसका हम लोग फोटो के साथ विस्तृत रूप से जब फैक्चुअल लेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर इस फोटो में तो आपको दिखाई देगा नहीं तो मैं दिखा देता, इसमें बहुत अस्पष्ट है। अब एग्जाम में और पूछा है कि कुहारे वाले मौसम कहाँ बनते हैं, कोहरे वाले, तो जहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है। कोहरे होने से क्या होगा, कोई भी क्रिया नहीं होगी, यानी नौ संचालन बाधा उत्पन्न करती है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका उत्तर, बट ये उत्तर गलत भी हो सकता है, इसलिए आप इसका उत्तर स्वयं बनाइएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन। तो ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। इसमें